Good afternoon, everyone. Today, our topic of discussion is history of microbiology. In last video, we will study about basic introduction of microbiology and theory of spontaneous generation. In this, we will study Francisco Redi experiment. So today we will discuss Pasteur's experiment. पास्चर्स क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसको हमने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1822 टू 1895। इसका नाम था लुईस पास्चर। इसी के नाम पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। ये भी क्या कहता था, जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी थी लुईस पास्चर ने उसको रिजेक्ट किया था। ये भी कहता था कि जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको प्रूव करने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके लिए इसने एक फ्लास्क लिया जिसको हम एस शेप्ड फ्लास्क कहते हैं, क्योंकि जो इसकी नेक है फ्लास्क की वो बिल्कुल एस शेप की है, तो इसलिए इसको हम एस शेप्ड फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क के अंदर इसने ब्रोथ लिया। ब्रोथ को हम क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है? जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया जो है प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पूरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम इस मीडिया के अंदर उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो उसने एक ब्रोथ लिया, उसको हीट किया। हीट करने से वो क्या हो गया, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो सारे किल हो गए। उसको ब्रोथ को हीट करने के बाद जब वो बिल्कुल गर्म हो गया, उसमें स्टीम निकली, तो उसके बाद इसने क्या किया, ब्रोथ को कुछ टाइम के लिए रख दिया ताकि वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। तो कुछ टाइम बाद उसने देखा कि जो बैक्टीरिया की जो फ्लास्क की नेक थी, जो एस शेप की नेक थी, उसकी नेक पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रखी है। क्यों? पर जो हमारा ब्रोथ था वो बिल्कुल स्ट्राइल था। ब्रोथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी, सिर्फ उसकी नेक पे ग्रोथ थी, जो आपको इस फिगर के अंदर रेड कलर में दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ बैक्टीरिया एंड डस्ट फ्रॉम एयर सेटल इन बेड। जो एयर के अंदर बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट थे, जो एटमोसफेयर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, वो क्योंकि ये जो फ्लास्क का एंड था वो ओपन था, तो वहाँ से अंदर एंटर करके वो इस बेंड पे, जहाँ पे बेंड हो रखी है फ्लास्क, यहाँ पर सब सेटल डाउन हो गए। तो यहाँ पे उनकी बैक्टीरिया की ग्रोथ आई, पर जो वो ग्रोथ तक नहीं पहुँच पाए, तो ग्रोथ हमारा क्या रहा? स्ट्राइल रहा। फिर उसने क्या किया, जो फ्लास्क था उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा टेढ़ा किया, जिससे कि जो बैक्टीरिया नेक पे जो बैंड पे ग्रो हो रखे थे वो ग्रोथ तक चले जाए, मीडिया तक चले जाए, कि कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो उसके बाद जब फ्लास्क टिल्टेड सो दैट द स्ट्राइल ग्रोथ कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरिया एंड डस्ट फ्रॉम एयर, तो कुछ टाइम बाद वो देखता है, कुछ दिनों बाद वो देखता है कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन ग्रोथ। जो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो रखे थे, जब वो मीडिया के अंदर के कांटेक्ट में आए तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए और उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया की ग्रोथ दिखाई दी, और जो हमारा ग्रोथ था वो टर्बिड हो गया। टर्बिड का मतलब है कि वो थोड़ा धुंधला हो गया, पहले क्लियर था अब धुंधला हो गया। धुंधला किस वजह से हुआ? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी थी। तो अब इसने क्या प्रूव किया कि अगर हमारे ए बायोजेनेसिस थ्योरी एग्जिस्ट करती है, तो जो हमारा फ्लास्क था, तो वो जो उसके अंदर मीडिया हमने लिया था वो स्ट्राइल नहीं रहना चाहिए था। शुरू में ही वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जानी चाहिए थी। पर वो ग्रोथ कब हुई? जब वो ग्रोथ जो है उन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया जो बैंड में या फिर फ्लास्क की नेक पे ग्रो हुए थे, उनके कांटेक्ट में आया, तभी जो हमारे मीडिया के अंदर ग्रोथ शो हुई बैक्टीरिया की। अगर ए बायोजेनेसिस थ्योरी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर पहले ही स्टार्टिंग में ही बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जानी चाहिए थी मीडिया के अंदर। तो इसने भी, जो पास्चर था, इसने भी ए बायोजेनेसिस थ्योरी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट इसके बाद आया जॉन टिंडाल। इसका टाइम पीरियड था 1820 टू 1893। इसने भी क्या किया, स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थ्योरी थी उसको उसको सपोर्ट किया। इसने भी देखा कि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है। ही आल्सो प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर हीट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। देन हमारा लास्ट आया रॉबर्ट कोच। जो एक रॉबर्ट कोच, जिसको हम कोच पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ है वो इसी ने इन्वेंट की थी, रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिससे इसने प्रूव किया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ जो है एग्जिस्ट करती है। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ क्या कहती है कि जो भी डिसीज़ ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, किसी को भी अगर कोई डिसीज़ हो रही है
तो उस डिसीज़ के पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिसीज़ कोज हो रही है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? द फर्स्ट डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कोजिंग डिसीज came from the study of anthrax by German physician Robert Koch। 1843 से 1910 तक इसका टाइम पीरियड था। His criteria is still used to establish the link between a microorganism and a particular disease that it cause is known as Koch postulate। जो इसकी थ्योरी थी, जो इसने इन्वेंट की थी, उसको आज भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब कोरोना वायरस हो रखा है, तो उसके पीछे कौन सा वायरस है जिसने ये कोज किया है, ये हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का और डिसीज़ का जो लिंक है वो आज भी करेंटली हम यूज़ करते हैं, और इसको हम कहते हैं कोच पोस्टुलेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग, कोच पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, द फर्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। जितने भी हमारे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी हमारे इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स होंगे, उन सब में वो पॉजिटिव एजेंट जिसने वो बीमारी की है, जिस वजह से वो हुई है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, वो सभी के अंदर प्रेजेंट होगा, जबकि वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी बीमार लोग हैं उनके अंदर वो पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट की वजह से वो डिसीज़ हुई है। सेकेंड इज द एजेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड कल्चर इन प्योर फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव एजेंट उनके अंदर, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उस पॉजिटिव एजेंट को हम निकाल के आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट करके कल्चर भी कर सकते हैं। कल्चर मतलब उसको ग्रो करवा सकते हैं प्योर फॉर्म में। वैन द कल्चर्ड एजेंट, जब वो जो ऑर्गेनिज्म हमने ऊपर ग्रो करवाया है, उसको जब हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसको भी वो सेम बीमारी होगी जो पहले उन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स को थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैंस प्रूव हो गया कि जो यही ऑर्गेनिज्म है जो पर्टिकुलर डिसीज़ कर रहा है। द सेम पॉजिटिव एजेंट मस्ट बी, और जो ये जब हमने सेकेंड टाइम किसी जो ग्रो करवाया हुआ जो बैक्टीरिया था वो हेल्दी इंडिविजुअल को लगाया, तो उसकी वजह से जो बीमारी हुई, जब उस एजेंट को हमने निकाल के दोबारा से आइसोलेट करवाया, ग्रो करवाया, तो हमने देखा कि ये सेम वही ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट टाइम हमने आइसोलेट किया था इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से। तो ये इसके पोस्टुलेट से कुछ टर्म्स थी जिससे इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ को इन्वेंट किया था। इसके बाद हमारा कुछ गोल्डन एज इसके अंदर आता है, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर ये टर्म्स हैं, कुछ ईयर्स दिए गए हैं, और उसके अंदर क्या हुआ था, उस ईयर में क्या हुआ था, वो चीज़ डिस्क्राइब की गई है। जैसे 1857 में पास्चर डिस्क्राइब फर्मेंटेशन, 1861 डिसअप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, 67 लिस्टर पब्लिश एन ओन एंटीसेप्टिक सर्जरी, 1877 कोच पोस्टुलेट, जिसको हम जर्म थ्योरी भी कहते हैं। तो दीज आर द टर्म्स। Now the last topic of our first chapter is application and scope of microbiology. This is important topic. तो क्या क्या एप्लीकेशन और क्या स्कोप है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के? फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। 2/3 ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं उनमें से मोस्ट ऑफ जो है हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कंसर्न विद आइसोलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो हमारी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है ये क्या करती है? आइसोलेट करती है उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। सोयल, वाटर, मैनी एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से भी बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम स्पीसीज। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, बायो सर्फेक्टेंट्स, अल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ही माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ही हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सभी नहीं होते, बहुत सारे हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक हमें पता है कि हमारे लिए कितनी यूजफुल है। नेक्स्ट ये एंजाइम्स, वैक्सीन सबके लिए प्रोडक्शन के लिए भी यूजफुल होते हैं। माइक्रोबियल सेल कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल और सबस्ट्रेट इनटू वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ब्यूटेनॉल, इथेनॉल। Microbial cell produce intracellular and extracellular enzymes, thus are important for pharmaceutical fermentation.
Example, amylase and protease. नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट. हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए और उसके डायग्नोसिस के पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे कि हम विडाल टेस्ट करते हैं. विडाल टेस्ट किस लिए करते हैं? कि ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर पर्सन को टाइफाइड है कि नहीं. तो वो हम किससे पता करते हैं? विडाल टेस्ट से. डिफरेंट टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एलिसा टेस्ट एंड विडाल टेस्ट. Antimicrobial switchability testing is mainly used for selection of antibiotics for treatment of microbial infection. Next is treatment of industrial waste material. Microbial species are used for decomposition of industrial waste material and organic components. जो microbial species होती हैं वो हमारे लिए काम हेल्पफुल है. किसके लिए? डिकम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको डिकम्पोज करती हैं और उसको किसी ऐसे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है. एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय यील्डिंग सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज एसिड, अल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड अमीन्स. इन सब की प्रोडक्शन करते हैं जो हमारे माइक्रोबियल स्पीसीज होती हैं. उनकी फर्मेंटेशन करके या डिकम्पोजिशन करके वो हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोशन. मैनी माइक्रोबियल सेल आर प्रेजेंट इन सॉयल, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉयल फर्टिलिटी. बहुत सारे जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सॉयल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं. कैसे करते हैं? बाय द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की प्रोडक्शन करके ये हमारे सॉयल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करते हैं. Herbicidal resistance, insect resistance, change in protein oil content, enhance the quality of plant product. एग्जाम्पल इसके अंदर है राइजोबियम स्पीसीज, एजर्टोबैक्टर स्पीसीज. मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग सोयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. हमारे बहुत सारे जो सॉयल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. किस लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए. फ्लेवरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. रिजोबैक्टर बैक्टीरिया may release various plant growth promoting substance as secondary metabolites. सुडोमोनास. जो हमारे रिजोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस को, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं. इसके अंदर एग्जांपल है सुडोमोनास का. नेक्स्ट है स्ट्राइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन. ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्ट्राइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन में भी हमारे हेल्पफुल होते हैं. इट डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्राइल रूम्स, एसेप्टिक टेक्निक्स एंड डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्राइल प्रिपरेशंस. स्टरलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टरलाइजेशन? दैट इज स्टरलाइजेशन मीन द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Different pharmaceutical products are sterilized by killing of microorganisms. The process of killing of microorganisms is known as sterilization. हम microorganisms को kill करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? sterilization. All the sterilization process may be validated by using indicator. Indicators को use करके हम क्या करते हैं? sterilization process को validate करते हैं. और ये indicators किसके बने होते हैं? हमारे species के microorganisms के बने होते हैं. A biological indicator preparation of microorganism usually bacterial spores. स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. और ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो होते हैं इनको बनाने के लिए हम बैक्टीरियल स्पोर्स का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे यूज़फुल होते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट है स्टेरॉयड प्रिपरेशन, स्टेरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन. Important steroids can be produced by microbial transformation of naturally occurring steroid. जो naturally occurring steroid होता है हमारे लिए वो जो है बहुत harmful होता है, उसके बहुत सारे side effects होते हैं. तो उस steroid को, naturally occurring steroid को हम transformation करके एक artificial steroid में convert करते हैं और वो steroid हमारे लिए useful होते हैं. Microbial conversion of steroid enzymes microorganism, for example streptomyces. Now last one is testing of pharmaceuticals. For testing of various pharmaceuticals we can utilize microorganisms. For example, for raw material testing and finished product, microbial assay of antibiotics, evaluation of disinfectants, antimicrobial preservative efficiency testing,
For all this testing, we can utilize microorganisms. So these are the applications and scope of microbiology. Thank you.